जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त हों। दोस्तों आज हम बात करेंगे न्यू प्रैक्टिस सेट यानी कि प्रभात पब्लिकेशन का न्यू प्रैक्टिस सेट आया हुआ है, उसका हम फुल पोस्टमार्टम करेंगे 100 क्वेश्चनों का। यानी कि 2-3 दिन से हम बात कर लेते हैं कि क्वेश्चनों का जो है पोस्टमार्टम ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा था, लेकिन आज जो है पूरी दिल से यानी कि पूरे दिलो जान लगा के हम जो है फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे। जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आने लायक होते हैं यानी कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होते हैं, उन सारे क्वेश्चनों का हम निपटारा यानी कि पोस्टमार्टम करेंगे। तो चलिए आज की न्यू प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट करते हैं और कल फिर रुक्मिणी प्रकाशन का होगा और बीच बीच में जो है ज्ञान बिंदु का जो हम पेड बैच लिए हुए हैं तो उनसे हम भी बीच बीच में कराने का हम प्रयास करते हैं। तो इसके लिए और भी नए सीरीज आने की पूरी तैयारी में हम लगे हुए हैं। जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होता है बिहार एसआई का, तो हम जो है नई तरीके से यानी कि 2 क्लास लाएंगे, एक सुबह एक शाम में भी, और पूरी अच्छी रणनीति के साथ जो है बिहार दरोगा का तैयारी करेंगे और उसका जो है फुल निपटारा करेंगे। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं आज की क्लास की मोटिवेशन लाइन की। तो गलती नीम की नहीं कि वो कड़वा है, गलती नीम की नहीं वो कड़वा है, खुदगर्जी जीभ की है कि उसे मीठा पसंद है, खुदगर्जी जीभ की है कि उसे मीठा पसंद है। बाकी आप सभी बहुत ही ज़्यादा समझदार हो, तो इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे। तो क्या हम इसके थ्रू जो है क्या करना चाहते हैं, क्या होता है, तो आप सभी समझदार हैं। चलिए तो हम बात कर लेते हैं आज की प्रश्न की। तो दोस्तों आज की क्लास की ओर बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं ये प्रेम बिहारी है। तो देख सकते हैं ये संविधान लिख रहे हैं अपने हाथ से। तो इसके बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे, कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की जो एग्जाम पे पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकते हैं आने वाले एग्जाम की दृष्टिकोण से। तो बात करते हैं प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने संविधान को हाथ से लिखा है। वो जो लिख रहा था ये प्रेम बिहारी रायजादा था, उसने अपने हाथ से लिखा था। वो उस समय के मशहूर कैलीग्राफी आर्टिस्ट थे। क्या थे? कैलीग्राफी आर्टिस्ट थे। अब बात करते हैं 1950 की गणतंत्र दिवस परेड राजपथ पर नहीं बल्कि इरविन स्टेडियम में हुई थी। यानी कि 1950 में हम बात करें तो जो गणतंत्र दिवस हुआ था उस समय जो है कि परेड जो है राजपथ पर नहीं हुआ था, बल्कि वहाँ कहाँ हुआ था? इरविन स्टेडियम में हुआ था। और वर्तमान में इसका नाम जो है इरविन स्टेडियम का नाम अभी वर्तमान मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं किंग्सवे का नाम हम बात करते हैं बदलकर ही राजपथ हुआ है। पहले जो राजपथ का नाम क्या होता था? किंग्सवे हुआ है। तो अब इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? तो राजपथ कर दिया गया, और जिसे अब जो है कर्तव्य पथ कहा जाता है। यानी कि कर्तव्य पथ नाम इसका रख दिया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। कर्तव्य पथ पर ही पहली बार परेड होगी, यानी कि पहली बार परेड हुआ 2023 की कर्तव्य पथ पर। ये आपको ध्यान रखना है। अब वहीं बात करते हैं 1955 में पहली बार राजपथ पर परेड हुई थी। पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद मुख्य अतिथि हुए थे, पहली बार जब हुआ था। तो दोस्तों चलिए कि आज की जानकारी आप सभी को बहुत ही पसंद आया, तो चलिए आज की सेट की ओर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य की हम बात करें तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। अब बात कर लेते हैं लोथल की। लोथल गुजरात में कहाँ पे? भोगवा नदी पर किनारे स्थित है। भोगवा नदी के किनारे। हड़प्पा की बात करें तो ये रावी नदी के किनारे पाकिस्तान में वर्तमान में पड़ता है। अब बात करते हैं ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण होता था? निष्क की हम बात करते हैं प्राचीनतम काल में किस अंग में पहने जाते थे? तो बात कर लेते हैं यह जो है गला का आभूषण होता था और ये गले में पहने जाते थे। बात करते हैं उत्तर वैदिक काल में घित में से किनको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था? तो आर्य संस्कृति का धूर हम बात कर लेते हैं तो यह कुरु और पंचाल को समझा जाता था। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, गीत में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है? तो कला में हल लिए किस देवता को प्रदर्शित किया गया है? तो बात करते हैं बलराम को प्रदर्शित किया गया। अब बात करते हैं लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था, इसका समर्थन किसके एक अभिलेख से होता है? तो यह अशोक के अभिलेख से होता है और इन्हीं के समय में जो है बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रसार हुआ, बौद्ध धर्म का अशोक के समय में। अब वही बात करते हैं लुम्बिनी कहाँ पे पड़ता है? लुम्बिनी जो है नेपाल में एक स्थान है जहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अब बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से किसने
गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था के लिए सर्वप्रथम पहल की थी? तो जल संसाधन व्यवस्था के लिए पहले जो पहल की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य को हम बात करें तो यह मौर्य वंश का संस्थापक भी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो किस गुप्त राजा का अन्य नाम जो है देवगुप्त था? तो बात करते हैं चंद्रगुप्त का नाम जो है देवगुप्त था। अब बात करते हैं एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक प्रायः। तो एलिफेंटा के जो है प्राचीन स्मारक जो प्रायः क्या होता है? तो उसमें प्राचीन स्मारक में हम बात करें तो केवल शैव धर्म के बारे में जो है मिलता है। अब इसमें जो है कूट सही उत्तर का चयन करने के लिए कहा गया है। तो एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक प्रायः जो है शैव धर्म के बारे में यह जो उल्लेख मिलता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे? तो हम बात करते हैं यह जो संबंध है किसे शेरशाह सूरी से संबंध है। इसका मकबरा कहाँ पे है? सासाराम बिहार में स्थित है। अब बात करते हैं जहांगीर ने टॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? जहांगीर ने टॉमस रो को जो है कहाँ मिलने का अवसर दिया था? तो यह अजमेर में मिलने को अवसर दिया था। कब? 1616 ईस्वी में। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं गीत में से कौन से एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? तो यह जो है बीना बजाने में औरंगजेब जो था बहुत ही दक्ष था। बात करते हैं गीत में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आपको युग्म सुमेलित नहीं है तो बात कर लेते हैं अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, जहांगीर का मकबरा की बात करें तो शाहदरा में है, शेख सलीम चिश्ती की बात करें तो फतेहपुर सिकरी में इसका मकबरा है, ये भी सही है। अब बात कर लेते हैं कि शेख निजामुद्दौला का मकबरा जो अजमेर दिया गया है, तो ये गलत है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो इसका मकबरा अजमेर नहीं बल्कि दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं किसके समय में मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक बना, यानी कि शासक। तो बात कर लेते हैं यह कौन था जो यह नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक? तो हम बात करते हैं यह जो है बालाजी बाजीराव था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपीय लोगों में प्रथम कौन थे? भारत के लिए व्यापार आने वाले यूरोपीय लोगों में प्रथम कौन था? तो आप सभी को पता है पुर्तगाली सबसे पहले आया था, लेकिन जाने का ये नाम नहीं ले रहा था। यही एकमात्र ऐसा शासक पुर्तगाली है जिसे जो है धक्के मार मार के ज़बरदस्ती भारत से निकाले गए थे। यानी कि पहले ही आया था और सबसे बाद में जो गया था, ये जाने का नाम नहीं ले रहा था। जब तक धक्का मुक्का इसको नहीं लगा तब तक ये नहीं गया। तो इसे जो है बाद में धक्के मार मार के निकाला गया, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक की बात करें तो यह कहाँ पे हुआ था? बम्बई में हुआ था। कब हुआ था? 1885 ईस्वी में हुआ था। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में यह जो है बैठक हुआ था पहली बार। अब बात करते हैं 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन की हम बात करें तो यह जो है कोलकाता से होता था और इसके संस्थापक की हम बात करते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। बात करते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बतलाएं जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो विलय हो गया तो उसका नाम क्या था? तो उसका नाम की बात करते हैं इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस था इसका नाम। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का परिवर्तन किया था? तो परिवर्तन की हम बात करें तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का लॉर्ड लिटन ने किया था और इसको समाप्त किया था किसने? लॉर्ड रिपन के द्वारा इसे समाप्त किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 का अध्यक्ष कौन था? तो 1907 का अध्यक्ष की बात करें तो यह जो हुआ था यानी कि रास बिहारी घोष था। इसी के समय में जो लाल यानी कि नरम दल और गरम दल के बीच जो है ब्रेकअप हुआ था, यानी कि नरम दल गरम दल के बीच कांग्रेस का जो है विभाजन हुआ था पहली बार 1907 में। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को निम्नलिखित में से किसे
गीत में से किसने चलाया था? तो यह जो इंडियन होम लीग को जो लंदन में चलाया था, तो यह जो किसके द्वारा चलाया गया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1905 में चलाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? तो महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह की हम बात करें तो यह एन.जी. रंगा के द्वारा विरोध किया गया था। तो हाल ही में जो हम बात करते हैं 68वीं बीपीएससी का, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसमें हम बात करते हैं 68वीं बीपीएससी में क्वेश्चन यही पूछा गया था। तो महात्मा गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के दौरान किसने बचाया था? महात्मा गांधी जी को किसने बचाया था? तो उसमें जो आंसर दिया गया था बत्तख खान, बत्तख खान या बख्त खान ऐसे नाम था। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह 1917 में पहली बार जो भारत में हुआ था। अगर पहली बार ऐसे पूछे तो दुनिया में तो दक्षिण अफ्रीका में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया गया महात्मा गांधी जी के द्वारा। अब भारत में पहली बार बिहार में चंपारण में किया गया था। अब बात करते हैं गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ? तो गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो बात करते हैं उर्दू भाषा में। तो पहले गुरुमुखी और उर्दू में निकलता था, लेकिन बाद में यह जो है गुजराती और हिंदी में भी निकाला गया था। कब? 1913 ईस्वी में। ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं पीर पंजाल श्रेणी जो है कहाँ पाई जाती है? तो पीर पंजाल श्रेणी आप सभी को पता ही है। तो ये कहाँ पाई जाएगी? तो यह जो है जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्नलिखित नदियों में कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? तो अध्यारोपित नदी के उदाहरण की हम बात करें तो कौन सा है? तो चंबल नदी जो है एक अध्यारोपित नदी है। अब बात करते हैं संकोश नदी सीमा बनाती है। तो संकोश नदी की हम बात करते हैं कहाँ सीमा जो बनाती है, असम और पश्चिम बंगाल के बीच जो है यह सीमा बनाती है। हम बात करते हैं सागौन तथा साल किसके उत्पादन है? तो सागौन तथा साल की हम बात करें तो यह किसके उत्पादन है? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन का उदाहरण है। अब बात करते हैं तुलबुल परियोजना निम्नांकित किस नदी पर स्थित है? तुलबुल परियोजना की बात करें निम्नांकित किस नदी पर स्थित है? तो हम बात कर लेते हैं यह जो स्थित है झेलम नदी पर स्थित है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सोन नदी का वास्तविक स्रोत है? तो सोन नदी का वास्तविक स्रोत की हम बात करें तो शहडोल जिले अमरकंटक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं अमरकंटक से कौन कौन सी नदी निकलती है, ये आपको याद रखनी है। तो सनम अमर है, ये ट्रिक होता है, सनम अमर है। अमर से क्या हुआ? अमरकंटक है, लेकिन सनम से हो गया एक सोन नदी, नर्मदा नदी। अब मौ से जो है कौन सी नदी होती है, ये आपको कमेंट करके बताने हैं। तो मौ से एकमात्र कौन सी नदी है जो कि अमरकंटक से निकलती है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये आपको याद रखने हैं। जरूर कमेंट करके बताएं ये कौन सी नदी है जो कि अमरकंटक से निकलती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, भारत में रबर उद्योग स्थित है। तो भारत में रबर उद्योग की हम बात करते हैं पंजिम में स्थित है। कहाँ में? पंजिम में। अगर वहीं बात करते हैं राज्य में सबसे ज़्यादा रबर उत्पादक कौन सा राज्य है? तो केरल होता है। अब वर्ल्ड में बात करें तो रबर उत्पादन सबसे अधिक थाईलैंड होता है, इंडोनेशिया है। इस तरह के आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई बंदरगाह जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम है, ये आपको याद रखने हैं। कांडला जो है रसायन बंदरगाह, भारत का पहला रसायन बंदरगाह कांडला जो गुजरात में स्थित है। तूतीकोरिन आपको पता है तमिलनाडु में स्थित है। अब बात करते हैं संसार के किस देश में संरक्षित भूमि का सर्वोत्तम तंत्र है? संरक्षित भूमि का सर्वोत्तम तंत्र जो है किस देश में संरक्षित है? तो हम बात करते हैं यह जो संरक्षित है तो अपने भारत में संरक्षित है। कहाँ पे? भारत में। अब बात कर लेते हैं भारत में कुल 8 प्रकार की मिट्टी, यानी कि मिट्टी को जो है कुल 8 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे ज़्यादा मिट्टी जो भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी है? तो जलोढ़ मिट्टी है सबसे ज़्यादा। दूसरा नंबर लाल मिट्टी है, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं निम्नलिखित में देशों में से किन्हें स्वर्णिम अर्धचंद्र में सम्मिलित किया जाता है? स्वर्णिम अर्धचंद्र में जो है किसे सम्मिलित किया जाता है, ये आपको बताने हैं। तो किसे सम्मिलित किया गया है? तो बात कर लेते हैं यह जो है अफगानिस्तान, ईरान और इराक को जो है सम्मिलित किया जाता है, यानी कि सी इसका आंसर सही हो जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्नलिखित युग्मों को कौन सा सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित आपको चुनने हैं।
तो बात कर लेते हैं इसका सही सुमेलित की। तो सही सुमेलित नहीं है, ये बात करते हैं। किम्बरले खान हीरा के लिए बिल्कुल सही है। विटवाटसरलैंड की बात करें सोना के लिए बिल्कुल सही है। केटंगा की बात करें तांबा के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है। सार लो बात करते हैं, सार जो है लो अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर बात करें तो ये गलत है। इसका आंसर सी हो जाएगा। ये लो अयस्क के लिए नहीं बल्कि कोयला के लिए जो है प्रसिद्ध है। किसके लिए? कोयला के लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, भूमध्य रेखा गुजरती है। तो भूमध्य रेखा की हम बात करती है जो है गुजरती है, तो कहाँ कहाँ से होकर जो गुजरती है भूमध्य रेखा, तो बात कर लेते हैं यह गुजरती है किस कीनिया से होकर गुजरती है। किस कीनिया से होकर, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं भूमध्य रेखा की। तो भूमध्य रेखा की हम बात करें यानी कि भूमध्य रेखा जिसे विषुवत रेखा कहते हैं, इसी को जो विषुवत रेखा भी कहा जाता है। तो कुल कितने देशों से होकर गुजरती है अगर पूछे तो 13 देशों से होकर गुजरती है। कौन सा? विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा। अब बात करते हैं मकर रेखा की। तो मकर की हम बात करें तो यह कुल कितने देशों से होकर गुजरती है, तो यह जो कुल 10 देशों से होकर गुजरती है। अब बात करते हैं कर्क की। तो कर्क रेखा कुल कितने देशों से होकर गुजरती है, यह 18 देशों से होकर गुजरती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है। तो सक्रिय ज्वालामुखी की हम बात करें तो कौन सा है, तो सक्रिय ज्वालामुखी की हम बात करते हैं यह कौन सी है, तो कोटोपेक्सी है, एटना है और फुजियामा है। तो इसका आंसर की बात करें तो 2, 3, 4 यानी कि डी इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है, तो बात कर लेते हैं यहाँ पे आंसर की। तो घाना की हम बात करते हैं अकड़ा, बिल्कुल ठीक है, इसका घाना की राजधानी अकड़ा है। केन्या की राजधानी कहाँ है? नैरोबी है। अब बात कर लेते हैं कि नाम्बिया की राजधानी विंडहोक है, बिल्कुल ठीक है। नाइजीरिया की राजधानी कहाँ है? अबूजा है। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा आपको ध्यान रखनी है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित जल डमरूमध्यों में से किस जल डमरूमध्य में से एक सुरंग यूनाइटेड किंगडम तथा फ्रांस को जोड़ती है। तो ये भी बहुत फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, घुमा फिरा के ये क्वेश्चंस कर दिए हैं। तो यह जो जोड़ती है कौन सी है, तो ये डेनमार्क स्टेट जो है फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम को जोड़ती है। अब बात कर लेते हैं स्टेट ऑफ जिब्राल्टर की। तो जिब्राल्टर की हम बात करते हैं मोरक्को और स्पेन के बीच जिब्राल्टर जल संधि है। अब बात करते हैं डोवर जल संधि की। तो यह जो स्थित है किसके किसके बीच, यह इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर के बीच जो है डोवर जल संधि स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किस महासागर के तटीय क्षेत्र को ज्वाला परिधि कहते हैं। तो ज्वाला परिधि की हम बात करते हैं प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्र को कहते हैं। अब बात करते हैं अलेक्जेंड्रिया समुद्र पतन है। तो अलेक्जेंड्रिया समुद्र पतन की हम बात करें तो यह कहाँ पर है, तो यह मिस्र में स्थित है। अब बात कर लेते हैं भारत की जनगणना द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ग के नगर लघु नगरों की श्रेणी में सम्मिलित किए जाते हैं। तो लघु नगरों की श्रेणी में जो है सम्मिलित किए जाते हैं, तो इसे जो है सम्मिलित किए जाते हैं 4, 5 और 6 को सम्मिलित किए जाते हैं। अब बात करते हैं भारत में सर्वाधिक नगर जिनमें मलिन बस्तियां प्रतिवेदित है पाए जाते हैं। तो मलिन बस्तियां प्रतिवेदित है कहाँ पाए जाते हैं, तो महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं भारत में प्रथम नियमित जनगणना किस वर्ष की गई थी। तो भारत में प्रथम नियमित जनगणना की हम बात करें तो 1881 में की गई थी। अब बात करते हैं भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं किन कारकों ने उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत में चीनी उद्योगों के स्थानिक स्थानांतरण में सहायता की। तो यह जो है किसमें सहायता की थी, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं किन कारकों ने उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत में चीनी उद्योगों के स्थानिक स्थानांतरण में सहायता की। तो हम बात करते हैं कौन से स्थानिक स्थानांतरण में सहायता की थी, तो बात कर लेते हैं गन्ने के प्रति एकड़ उच्चतम उत्पादन, बिल्कुल सही है। गन्ने में शर्करा के अधिक होना, ये भी सही है। पेराई का अधिक लंबा मौसम होना, ये भी सही है। सस्ता श्रम होना, ये गलत है। तो इसका आंसर की बात करते हैं 1, 2, 3 तीनों सही के सही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्नलिखित में से कौन फसलें अधिकांशतः निर्वहन मूल्य कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती है।
तो यह जो हम बात करते हैं कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती है, तो यह जो है मोटे अनाज तथा चावल जो है अधिकतम जो है निर्वाहक मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती है। बात करते हैं सरकारी इकाइयों की दिशा में किस क्षेत्र को विकास की ऊंची दर प्राप्त हुई है। तो विकास की ऊंची दर प्राप्त हुई है किस क्षेत्र को, तो चीनी उद्योग को। अब बात करते हैं किस बैंक ने सर्वप्रथम चीन में अपनी शाखा खोली है। तो चीन में अपनी शाखा जो है किस बैंक ने खोली है, तो यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यानी कि SBI ने खोली है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था का आशय है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की हम बात करें तो क्या आशय है, तो सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों का सहअस्तित्व जो होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है। अब बात करते हैं अदृश्य निर्यात का अर्थ है। तो अदृश्य निर्यात की अर्थ की हम बात करें तो क्या होता है, तो अलिखित समापन का निर्यात होता है, अलिखित समापन का निर्यात होता है, यानी कि जिसका हम कोई आभास नहीं कर पाते हैं, वही जो है अदृश्य जो होता है अदृश्य निर्यात होता है। अब बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो यह कहाँ पे स्थित है, जेनेवा में स्थित है। अभी जो विश्व व्यापार संगठन की WTO का जो महानिदेशक कौन है, नाइजीरिया के कौन है, नागोजी ओंकोजा-इवेला, जो चाची नागोजी ओंकोजा-इवेला बनी है, ये आपको ध्यान रखना। पहली महिला बने हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की बात करें तो चीन है। तो चीन हो जाती है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। अब बात करते हैं पहली की, अगर हम बात करें तो पहला USA हो जाता है, दूसरा जापान हो जाता है, तीसरा तो चीन हो ही गया, और चौथे की हम बात करें तो चौथा क्या हो जाएगा, तो रसिया हो जाएगा, और पाँचवा की बात करें तो अपना भारत पाँचवा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था हाल ही में बना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं एक फसल प्रणाली, जिसके अंतर्गत फसलों का रोपण किए गए पेड़ों की कतारों के बीच के स्थान में उगाया जाता है तो कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, तो रिले क्रॉपिंग कहलाता है। जिप्सम की अधिक मात्रा आवश्यक होती है। तो जिप्सम की अधिक मात्रा जो आवश्यक होती है किसमें, तो धान की फसल में। बात करते हैं अरहर का जन्म स्थान है। तो अरहर का जन्म स्थान की बात करें तो भारतवर्ष अरहर का जन्म स्थान है। अब बात करते हैं कि वैदिक देवता यानी कि देवी में से कौन सा एक सूर्य के साथ संबंध दिखाया गया है। तो कौन सूर्य के साथ संबंध दिखाया गया है, तो बात करते हैं अश्विन का संबंध दिखाया गया है। वरुणा प्रजाति है। तो वरुणा की हम बात करें तो यह किसकी प्रजाति है, तो यह सरसों की प्रजाति है। अब बात करते हैं लिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। तो बात करते हैं विचार करने हैं, तो भारत में पश्चिम बंगाल मछली का सबसे बड़ा उत्पादक है, बिल्कुल ठीक है। अब बात करें पश्चिम बंगाल के सागर तट के किनारे मत्स्य उद्योग सुविकसित है, यानी कि नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर का चयन करना है, तो बात कर लेते हैं इसका सही उत्तर की। तो A और R दोनों सही है तथा A की सही व्याख्या R है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। तो सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। अब वही बात करते हैं भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन जो है कहाँ पे होता है, तो ये बंगाल में होता है। कहाँ पे, बंगाल में। और सर्वाधिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश में। अब विश्व में सर्वाधिक चावल उत्पादन की बात करें तो चीन होता है, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। सही सुमेलित की हम बात करते हैं सिमलीपाल कहाँ पे, उड़ीसा में। ये असम दिया गया, ये भी गलत है। नोकरे कहाँ है, मेघालय में, ये सही है, ये इसका आंसर सही दिया है। दिबांग की बात करते तो ये कहाँ पे स्थित है, ये असम में होना चाहिए। दिहांग की बात करें तो ये कहाँ पे होना चाहिए, तो यह असम यानी कि असम में नहीं, ये अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, ये आपको ध्यान रखना है। अब वही बात करते हैं अगस्त मलाई तमिलनाडु में होना चाहिए, लेकिन कर्नाटक दिया गया है, तमिलनाडु में है। इसका आंसर B हो जाएगा। अब बात करते हैं ब्लू मून परिघटना होती है। तो ब्लू मून परिघटना की हम बात करें तो यह कब होती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर D हो जाएगा। अब बात करते हैं भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा कितने समय लगा था। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा था, और लगभग जो है 65 लाख रुपये जो है खर्च हुआ था। अब बात कर लेते हैं संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्तावनीय में से
किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव की हम बात करते हैं, निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। अब 13 दिसंबर कब? 13 दिसंबर 1946 में जो है यह जो है प्रस्तुत किया था। अब 22 जनवरी 1947 को अंगीकार कर लिया गया था। ये संविधान को अंगीकार किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? तो इस आयोग का अध्यक्ष की बात करें तो कौन एक बन सकता है? तो यह कौन बन सकता है? तो चलिए हम बात कर लेते हैं। यह जो है केवल भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष सदस्य बन सकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। किसने कहा था? केटी शॉक द्वारा कहा गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्नलिखित में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो संवैधानिक संस्था नहीं है, राज्य वित्त आयोग है, यह है लोकसभा का सचिवालय, ये भी है, केंद्र का वित्त आयोग ये भी है, लेकिन मानवाधिकार जो है ये संवैधानिक संस्था नहीं है, ये गैर संवैधानिक संस्था है, क्योंकि इसे संविधान संशोधन द्वारा जो है इसे लागू किया गया था। कब? 1993 में इसका जो है गठन, संविधान के अधिनियम 1993 के तहत इसको जो है गठन किया गया था इसका। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो बात कर लेते हैं, ये जो राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि मौलिक कर्तव्य की, तो जो है भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के किसमें? अनुच्छेद 51 के क में वर्णित है, ये आपको ध्यान रखना है। मूल संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य थे? ये 10 था। पहले तो एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, इसको जब जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में, तो 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। लेकिन जब 66वां संविधान संशोधन किया गया था, 66वां संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को जो है मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया, तब हो गया कितना? कुल 11 मौलिक कर्तव्य हो गया। अभी वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य है? तो 11 मौलिक कर्तव्य है, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, यह युक्ति में से किस पर लागू होती है? तो राष्ट्रपति पर लागू होती है। किस पर? राष्ट्रपति पर। अब बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपति जो है नाम मात्र का शासन, राष्ट्रपति जो है नाम मात्र का शासन होते हैं, और यह जो है राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक भी कहते हैं। और वास्तविक शक्तियाँ जो है मंत्री परिषद में होते हैं, केंद्रीय मंत्री परिषद में होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और वास्तविक मंत्रिमंडल का प्रधान जो हम बात करें तो प्रधानमंत्री होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। तो कहाँ पे प्रस्तुत किया जा सकता है? तो राज्यसभा में, उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा में। अब बात करते हैं, निम्न में से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? तो महाभियोग लगाने का अधिकार संसद के दोनों सदनों को है, ये आपको ध्यान रखना है। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल की कृतियों के निर्वहन हेतु उपलब्ध कर सकता है। तो उपलब्ध कर सकता है, तो ये हम बात करते हैं अनुच्छेद क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 160 हो जाएगा के अंतर्गत। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 162 की। तो 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार का वर्णन मिलता है। अब अनुच्छेद 165 में हम बात करें तो महाधिवक्ता का वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 310 की हम बात करें तो इसमें संघ में या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्ति के बारे में कहा गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? तो संवैधानिक विशेषाधिकार की हम बात करें तो राष्ट्रपति का नहीं है। तो वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, ये नहीं है। बाकी जो है ये साधारण बिल पर पुनर्विचार हेतु लौटाना ये है। लोकसभा को भंग करना ये भी है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना ये भी है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है? तो हम बात करते हैं घोषित कर सकता है किस में? तो यह घोषित कर सकता है बाह्य आक्रमण पर
और बात करते हैं राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण, आर्थिक संकट के कारण, यानी कि तीनों के कारण दो जो नहीं होगा। तो इसका आंसर की बात करें 1, 3, 4 यानी कि बी इसका सही हो जाएगा। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो लोकसभा में शून्यकाल की अवधि जो है अधिक से अधिक जो है ये 1 घंटा की होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किसे को निम्नलिखित में से किसको भंग नहीं किया जा सकता है परंतु समाप्त किया जा सकता है? किसे? राज्य विधान परिषदों को। राज्य विधान परिषद की चर्चा की बात करते हैं अनुच्छेद 169 में मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करें जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे कहते हैं, तो लेख जारी जब करता है तो उसे क्या कहते हैं? परमादेश कहते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का प्रमुख क्षेत्राधिकार नहीं है? तो कौन सा नहीं? परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार नहीं है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव में मतदान करने वाले की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो ये संविधान के 61 में यानी कि 61 में संविधान संशोधन द्वारा 1889 में कर दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो किसे जो है अलग अलग बहुमत से पारित होना आवश्यक होता है? तो हम बात करते हैं यह संविधान संशोधन विधेयक को अलग अलग पारित होना आवश्यक होता है। और संविधान संशोधन का जिक्र जो है अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 368 में मिलता है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित की हम बात करें तो कौन सा युग्म सही सुमेलित है? अब बात करते हैं इसका सही सुमेलित है तो संविधान का चौथा यानी कि चौथा भाग ए भाग मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। 4 के ए भाग जो है मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, ये बिल्कुल ठीक है। अब बात करते संविधान का दूसरा भाग जो है किससे संबंधित? मौलिक अधिकार दिया गया है, तो मौलिक अधिकार भाग 3 से है, लेकिन संविधान का दूसरा भाग जो है किससे है? नागरिकता से। किससे? नागरिकता से, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं संविधान का तीसरा भाग जो है जो बता चुके हैं नागरिकता तो 2 से है, लेकिन तीसरा भाग मौलिक अधिकार से है। बात करें संविधान का 5वां भाग तो वर्णन मिलता है किससे? संविधान का 5वां भाग की हम बात करें तो यह जो है वर्णन मिलता है संघ की बात कही गई। 5वां भाग में संविधान के 5वें भाग में संघ की बात कही गई है, लेकिन भाग 2 में नागरिकता का नीति निर्देशक की बात करें तो यह जो है किसमें वर्णित मिलता है? नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र उसे कहते हैं जहां उद्योग उत्पादन शुल्क से मुक्त तथा वे निर्यात के लिए उत्पादन करते हैं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं जेट इंजन तथा एक रॉकेट के संबंध में निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार करने हैं तो बात कर लेते हैं। तो एक जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन आपूर्ति हेतु आसपास की हवा प्रयुक्त करता है और इसीलिए अंतरिक्ष में गति के लिए उपयुक्त नहीं है। तो बात करते हैं एक रॉकेट गैस के रूप में ईंधन के लिए अपने साथ ऑक्सीजन ले जाता है, तो इसका बात करते हैं इसका आंसर ए हो जाएगा। एक सही है, 2 सही नहीं है, तो इसका आंसर हम बात करते हैं केवल एक सही है। 2 की हम बात कर लेते हैं तो इसमें तो ईंधन के रूप में जो है ईंधन के रूप में नहीं बल्कि तरल के रूप में ऑक्सीजन को ले जाता है, इसका आंसर 2 जो है गलत है, तो केवल एक सही है। अब बात करते हैं निम्न में से किसके द्वारा अधिक गंभीर ज्वालक पैदा होता है? यानी कि अधिक गंभीर ज्वालक जो पैदा होता है किससे? भाप से। जितना पानी से नहीं होता है उतना ज़्यादा भाप से होता है। म्यूजिक कंसर्ट के लिए हॉल की दीवारें को कहते हैं। म्यूजिक कंसर्ट के लिए हॉल की दीवारों की हम बात करें तो यह जो है क्या किया जाता है? तो यह जो है ध्वनि को अवशोषण करना चाहिए। अब बात करते हैं हेवी वाटर यानी कि न्यूक्लियर विज्ञान में क्या होता है? तो हेवी वाटर न्यूक्लियर विज्ञान की हम बात करें तो यह हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। बात करते हैं एक युक्ति जो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है वह है
वह है, तो वह हम बात करते हैं मोटर है। क्या है? मोटर। डायनेमो की हम बात करते हैं यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और ये बात करते हैं यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ये हम बात करते हैं जनरेटर की बात करते हैं। विद्युत जनरेटर होता है तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलता है। अब बात करते हैं नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की एक आवाज़ बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए घटती जाती है। तो यह प्रपंच यानी कि फिनामिनॉन उदाहरण है किसका? तो यह जो डॉपलर प्रभाव का उदाहरण होता है। जो जो गाड़ी देखते हुए पास से गुजर जाते हैं तो उस तरह जो धीरे धीरे ध्वनि कम पड़ते जाता है, और जिस तरह नज़दीक आने लगते हैं उस तरह ध्वनि की हम बात करें तो वह जो है बढ़ते जाता है। तो इसका कारण होता है डॉपलर प्रभाव। बात करते हैं स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी होनी चाहिए। कितना? तो कम से कम दूरी की बात करते हैं 16.5 मीटर होनी चाहिए। अब बात करते हैं स्पष्ट अगर देखने के लिए पूछे तो कितना दूरी होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर जो है स्पष्ट देखने के लिए जो है 25 सेंटीमीटर कम से कम जो है दूरी होनी चाहिए। अब बात करते हैं काम कर निकालने सड़कों पर काम करने निकला कह ई वाला बर्तनों को चमकदार रूप देने हेतु एक चमकदार चौंधी समान तत्व का प्रयोग रगड़ने हेतु करता है। तो यह तत्व किसका बना हुआ होता है? तो यह तत्व की हम बात करते हैं, यह किसका बना हुआ होता है? जस्ते का बना हुआ होता है। अम्ल वर्षा निम्न द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है। तो अम्ल वर्षा जो निम्न द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है, तो यह बात करते हैं नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं निम्न में से कौन सा RDX का दूसरा नाम है? RDX का दूसरा नाम बात करते हैं साइक्लोनाइट है। किसका? साइक्लोनाइट इसका नाम होता है। अब बात करते हैं जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधे को आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषण निम्न में से माध्यम से करते हैं। तो यह जो है अधिक जल की आवश्यकता जब होती है पौधे को तो भ्रूणीय जोन से इसका जो है अवशोषण करता है। अब बात करते हैं निम्न में से कौन हरितगृह गैस नहीं है? तो हरितगृह गैस की हम बात करें तो इनमें से कौन सी नहीं है? तो बात करते हैं ये सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, इनमें से बात करें सभी है। यानी कि इसका आंसर की हम बात करें तो सिर्फ 20 सही हो जाएंगे। अब बात करते हैं बिम्बिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? तो ब्रह्मदत्त को पराजित कर जो हम बात करते हैं अंगराज को जीत लिया था। अब बात कर लेते हैं अंग अभी वर्तमान में भागलपुर क्षेत्र में पड़ता है, ये भी ध्यान रखना है। बिम्बिसार की हम बात करते हैं कुल 52 वर्षों पर जो है 52 वर्ष तक जो है इसने जो है राज किया था बिम्बिसार ने। अब बात कर लेते हैं बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था? तो देव को पराजित करने वाला सुल्तान की हम बात करें तो यह सुल्तान कौन था? तो यह गयासुद्दीन तुगलक था। 1324 ईस्वी में हम बात करें तो जब बंगाल अभियान से लौटते हैं तो बिहार के कर्नाट वंश हरि सिंह को पराजित कर उसके राज पर अधिकार कर लेता है। ये आपको ध्यान रखने कौन? गयासुद्दीन तुगलक। अब बात करते हैं बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन आए? तो बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम हम बात करें तो ये पुर्तगाली आए थे। तो पहले भी चर्चा हो चुके हैं। तो पहले आया और लात मुक्के यानी कि धक्के मुक्के खाकर जो है बाद में पुर्तगाली ही गए थे। बात करते हैं भारत के संविधान में पहला संशोधन किस राज्य के कारण हुआ था? हम बात करते हैं इसका जो है बिहार के कारण हुआ था। किसके कारण? बिहार के कारण 1951 में जो है जमींदारी उन्मूलन के कारण जो है यह जो है लागू किया गया था। पहली बार बिहार से शुरू किया गया था और इसी के दरमियान 1951 में जो है 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था जो जमीन से संबंधित होते हैं। और इस सूची में जिसका जिक्र होता है वह जो है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो सब्जेक्ट 9वीं सूची में जिक्र हो गया उसके बारे में सुनवाई सुप्रीम कोर्ट को भी करने का पावर नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं शंकरपुर नामक जगह टेलीकॉम स्टेटाइट सोप स्टोन खनिज पाया जाता है, वह बिहार के किस जिले में स्थित है? तो हम बात करते हैं यह बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है कहाँ पे? मुंगेर में। बात करते हैं बिहार में कांवड़ झील पक्षी अभ्यारण्य
कहाँ स्थित है? कांवड़ झील पक्षी अभयारण्य की बात करें तो यह जो है कहाँ पे स्थित है? तो यह जो सारण में स्थित है। कहाँ पे? सारण है। अगर झील की बात करें तो कांवड़ झील पक्षी विहार की हम बात करें, जो वेटलैंड घोषित किया गया वो बेगूसराय में कि कांवड़तल झील पूछे, कांवड़तल झील बेगूसराय में जो है बनाई गई, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई बिहार प्रदेश में किस क्षेत्र में होती है? तो बिहार प्रदेश में सबसे अधिक हम बात करें तो यह रोहतास में होती है। अब बात करते हैं जनगणना 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के आधार पर हम कह सकते हैं कि बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर है। तो बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर की बात करते हैं ज़्यादा बड़ी है। क्या है? ज़्यादा बड़ी है। बात करते हैं राजगीर के गृद्धकूट पर्वत पर मगध के किस शासक को भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? तो बौद्ध धर्म में किसे दीक्षित किया गया था? तो बिंबिसार को दीक्षित किया था। बिंबिसार ने जो है मगध पर कुल 52 वर्षों तक शासन किया था। ये भी आपको ध्यान रखने हैं। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करने का प्रयास करें, जोड़ें। और कोई सुझाव देना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सुझाव जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।